आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी जो है इट इज़ एन अपहोल्डर ऑफ मेरिट सिस्टम। ये जो मेरिट सिस्टम है उसको अपहोल्ड करती है। जो हिंदुस्तान में सर्विसेज में जो मेरिट मत के सिस्टम है इसको अपहोल्ड करती है। उसके पहले मैं आप इसकी बड़ी कहानियां हैं वो बाद में करेंगे। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेटस, यूपीएससी इज बेसिकली ए सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी in India. It is independent and constitutional body. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये पार्लियामेंट्री एक्ट या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बॉडीज क्रिएट की जाती है। और इसके बाद इट इज डायरेक्टली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे डायरेक्टली क्रिएट किया। और यूपीएससी के बिना हमारे पास स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे पंजाब का पंजाब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और हरियाणा का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। और कई बार क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट अपना एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना लेते हैं, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more state. SPSC is created like UPSC directly by the constitution. JSPSC can be created by an act of parliament. जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये इसको हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही क्रिएट कर सकते हैं। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कब बनेगा, जब स्टेट लेजिस्लेचर ये लिख के देंगे कि हमारे लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। यूपीएससी सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट ऑन रिक्वेस्ट। अगर कोई स्टेट रिक्वेस्ट करता है यूपीएससी को कि हमारे लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करो, तो यूपीएससी उस स्टेट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नर करता है और अप्रूवल प्रेसिडेंट साहब की होती है। और ये अप्रूवल होने के बाद ही जो है यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम करती है। जब पंजाब में एक रवि सिद्धू केस हुआ था, रवि सिद्धू केस होने के बाद सिलेक्शन जो होनी थी वो सिलेक्शन प्रोसेस में पंजाब के गवर्नर ने एक बार लिखा था प्रेसिडेंट साहब को कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए पीसीएस का, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, क्योंकि उसकी इंटेग्रिटी अंडर डाउट थी। तो यूपीएससी ने नेगेटिव आंसर दे दिया था कि यूपीएससी ये बोलती थी कि वी आर वेरी बिजी इन आवर ओन एग्जामिनेशन सिस्टम। यूपीएससी का शेड्यूल पहले ही आ जाता है पूरे साल का, और वो शेड्यूल यूपीएससी फॉलो करती है। यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 315 जो है ये कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन एट यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट्स। मतलब कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो हमारा जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टेट एक्ट द्वारा क्रिएट किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 316 ये किससे डील करता है। 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। उन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी और उनकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी, ये इस आर्टिकल में। आर्टिकल 317 रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन।
318 power to make regulations as to the conditions of services of members and staff of the commission. और उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन के कितने मेंबर होंगे ये भी आर्टिकल 318 पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू द कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन. आर्टिकल 319 prohibition as to the holding of office by members of commission on ceasing to be such member. रिटायरमेंट के बाद आप कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते. आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या फंक्शंस होती हैं? 321 पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. 322 एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्सपेंसेस के बारे में. एंड 323 रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स हैं ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट जो है ये पार्लियामेंट के टेबल पर रखी जाती है. और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है इसकी जो रिपोर्ट होती है ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेट होता है उसके लेजिस्लेचर के सामने इसकी रिपोर्ट को पुट अप किया जाता है. तो ये दो हमारे पास इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. और इनके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपोजिशन. यूपीएससी में चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन साहब होते हैं. कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है. एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ कमीशन की कितनी स्ट्रेंथ होगी, बट हैज लेफ्ट द नंबर टू द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में ने कमीशन की स्ट्रेंथ ले डाउन नहीं की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि राष्ट्रपति जी या आप इसे प्राइम मिनिस्टर साहब मान लीजिए कि वो अपनी डिस्क्रिशन से, अपनी मनमर्जी से इनका नंबर फिक्स कर सकते हैं. मनमर्जी का मतलब दे आर फ्री. और कीपिंग इन माइंड द वर्कलोड, वो मेंबर को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. तो कॉम्पोजिशन इज डिटरमिन्ड बाय प्रेसिडेंट इसकी कॉम्पोजिशन को डिटरमिन करते हैं. नॉर्मली कमीशन के 7 से 11 मेंबर्स होते हैं और इंक्लूडिंग चेयरमैन. However, the Constitution provides that one half of the members of the commission should be such persons who have held office at least for 10 years. कम से कम 1/2 आदमी उनमें से ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 10 साल सर्विस की हो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट. किसी स्टेट की गवर्नमेंट के अंडर या सेंटर की गवर्नमेंट के अंडर. द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट to determine the condition of services of chairman and members of commission. जो चेयरमैन या मेंबर्स होते हैं कमीशन के उनकी जो सर्विस कंडीशंस को भी यही डिटरमिन करते हैं. The chairman and members of the commission shall hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 65 years. जब तक वो 65 साल के नहीं होते या 6 साल पूरे नहीं करते टर्म. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये है 62 years. However, they can relinquish their office at any time by addressing their resignation to president. वो कभी भी अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं राष्ट्रपति जी को रेजिग्नेशन देके. They can also be removed, उनको रिमूव भी किया जा सकता है before the expiry of their term by the president. प्रेसिडेंट साहब उसको रिमूव कर सकते हैं इन मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स भी हैं उनको भी प्रेसिडेंट साहब भी रिमूव कर सकते हैं.
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट गवर्नर साहब करते हैं उस स्टेट के, लेकिन उनकी जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। जो गवर्नर या स्टेट गवर्नमेंट है अपने मेंबर को सस्पेंड कर सकती है, रिमूव नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहली बात तो अगर वो दिवालिया हो जाता है, इफ ही इज एडजस्ट एन इंसॉल्वेंट, अगर वो दिवालिया डिक्लेयर हो जाता है या वो बैंकरप्ट हो जाता है। इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर वो जब वहां पे काम कर रहे हैं कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट unfit to continue in the office by reason of infirmity of mind or body, माइंड और बॉडी की इन्फर्मिटी के कारण वो ऑफिस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, या पेड एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, या दिवालिया हो जाते हैं। इन तीनों कंडीशन में जो चेयरमैन या यूपीएससी के मेंबर को रिमूव किया जा सकता है। इन एडिशन टू दीज, President can also remove chairman or any other member of UPSC for misbehavior. Misbehavior के मामले में जो मैटर है वो रेफर होगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाएगा इंक्वायरी के लिए। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की और उन्होंने मिसबिहेवियर को अपहोल्ड कर दिया और प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दी। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और ए मेंबर अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये वर्ड नोट कीजिए, इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बाइंडिंग वर्ड को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नॉर्मली जितनी आप एडवाइस सीख करते हैं ना किसी भी बॉडी से, वो बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप मैटर इंक्वायरी के लिए रेफर करते हो, इस पर्टिकुलर केस में वो बाइंडिंग होता है। अदर केसेस में क्या होता है कि अगर आपने कोई मैटर किसी को रेफर कर दिया, उसने रिपोर्ट दे दी, वो रिपोर्ट एक रिकमेंडेशन है and that recommendation is not binding. आपको अगर कोई और ऑब्जेक्शन होता है तो आप एक और कमेटी बिठा के दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो, लेकिन इस केस में नहीं है। इन केस ऑफ मिसबिहेवियर ऑफ ए मेंबर ऑफ यूपीएससी और इवन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद उसके मिसबिहेवियर को अपहेल्ड कर देती है और उसके आधार के ऊपर कोई एडवाइस देती है, वेदर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड्स द मिसबिहेवियर और डू नॉट अपहोल्ड द मिसबिहेवियर, दोनों केसेस में जो भी उसकी रिकमेंडेशन है दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। The Constitution has also defined the term misbehavior. Misbehavior क्या है? If he is concerned or interested in any contract, agreement made by the Government of India or Government of State or participates in any way in the profit of such contracts, agreement in common with other members as an incorporated company. During the course of inquiries of Supreme Court, ये नोट कीजिए, President can suspend चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी। प्रेसिडेंट यूपीएससी के मेंबर को सस्पेंड कर सकता है, गवर्नर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन रिमूवल
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर की प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, मिसबिहेवियर के आधार के ऊपर। और इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इम्पार्शियल रखने के लिए उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी पड़ेगी। और इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो जो उनकी सर्विस कंडीशन है, ये अपॉइंट होने के बाद जो है बदली नहीं जा सकती, सो एज टू पुट द इनकम्बेंट ऑन डिसएडवांटेज। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले अगर 10 छुट्टियां मिलती हैं तो आप उनको कम करके 5 कर दो। ज़्यादा जरूर कर सकते हैं, 10 से 15 जरूर कर सकते हैं, और उसके बाद सैलरी कम कर दो या कोई अलाउंसेस कम कर दो या उनसे मत के रेजिडेंस छीन लो। ऐसी बात नहीं आप कर सकते, या गाड़ी छीन लो। The chairman or member of UPSC can be removed from the office by president only on the manner or grounds mentioned in the constitution. Arbitrary removal नहीं हो सकती। जो यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट के ड्यूरिंग वो ऑफिस को होल्ड करता है तो उसकी जो रिमूवल है वो डिस्क्रिशनरी हो जाती है। लेकिन इसमें उसकी जो रिमूवल है दैट कैन टेक प्लेस ओनली इन ए पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मैनर ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स। इसके बाद द इंटायर एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस कौन कौन से, सैलरी, अलाउंसेस, पेंशंस मतलब कि सैलरी, अलाउंसेस, pensions of chairman and member are charged on consolidated fund of it, and they are consolidated fund पे जो charged item होती हैं वो डिस्कस तो हो सकती हैं, उन पे वोटिंग नहीं हो सकती। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है स्टेट या गवर्नमेंट के अंडर। मेंबर ऑफ यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, जो यूपीएससी का मेंबर है वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है एज ए चेयरमैन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या मेंबर ऑफ यूपीएससी या चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए वो एलिजिबल होता है। The chairman of or a member of UPSC not eligible for reappointment of that office. Chairman or member of UPSC is not eligible for reappointment to that office. मतलब कि एज ए मेंबर एक बार आपने टर्म पूरी कर ली, दोबारा आप एलिजिबल नहीं हो वो उसी टर्म के लिए। नेक्स्ट फंक्शंस, UPSC performs the following functions. अपॉइंटमेंट्स ऑल इंडिया सर्विसेज की, ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS आ जाता है और फॉरेस्ट सर्विसेज आती हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये हमारे पास, और IPS भी ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है। इसके बिना बाकी जो सर्विसेज हैं वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आती हैं। जैसे अभी हम इसको करेंगे, एक बार यूपीएससी कंप्लीट कर ले। सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज, तो एक तो सेंट्रल सर्विसेज में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन एक्साइज एंड जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, ऐसी कई सर्विसेज हैं जिनको हम इंडियन डिफेंस सर्विसेज, DSP भी इसमें आ जाता है। तो ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं सभी लोग।
एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी, जो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी है उसकी जो पब्लिक सर्विसेज, इट असिस्ट द स्टेट्स इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज। तो ये स्टेट को असिस्ट कर सकते हैं रूल operating schemes, states in framing and operating schemes for joint recruitment of any services for which candidates possessing special qualification are required. It serves all or any of the needs of a state on the request of the state governor with the approval of president. जैसे किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में गवर्नर साहब राष्ट्रपति साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी स्टेट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाओ। जैसे पंजाब ने एक बार रिक्वेस्ट की थी यूपीएससी को, लेकिन यूपीएससी ने वो रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी थी। इट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द फॉलोइंग। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस करती है, फर्स्ट, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के मेथड्स के ऊपर एडवाइस करती है सिविल पोस्ट के, और अपॉइंटमेंट में जो प्रिंसिपल आपने फॉलो करने हैं सिविल सर्विसेज के लिए या उस पोस्ट के लिए, उनकी प्रमोशंस में आपने क्या रूल फॉलो करने हैं, और ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, एक सर्विस से दूसरी सर्विस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विसेज से आपने ऑल इंडिया सर्विसेज में ट्रांसफर होना है तो उसके लिए कुछ रूल चाहिए। इसी तरह से जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो रूल बनाता है कि नॉन पीसीएस सर्विसेज से आप पीसीएस में कैसे जाएंगे, उसका एग्ज़ाम करना है या एसीआरस देखनी है, इस तरह की उसमें बातें होती हैं। The suitability of candidates for appointment to civil services and posts for promotion, transfer from one services to other, appointment by transfer और deputation, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अपॉइंटमेंट एक तो एक सर्विसेज से दूसरे सर्विसेज में आपने आदमी को ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे पीसीएस से आईएएस बना दिया। डेपुटेशन में ऐसे होता है, अगर कोई आईएएस ऑफिसर पंजाब कैडर का है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर्स की ज़रूरत है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे जा सकता है। द कंसर्न डिपार्टमेंट मेक रिकमेंडेशंस फॉर प्रमोशंस एंड रिक्वेस्ट द यूपीएससी टू रेटिफाई। तो उसमें क्या होता है, जैसे जब पंजाब में किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज, पंजाब के केस में जब पीसीएस से आईएएस प्रमोशंस होती हैं तो वो जो सीनियर पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बना के यूपीएससी को भेज देते हैं और यूपीएससी उन सभी बंदों को इंटरव्यू करती है और इंटरव्यू करने के बाद उनको रिकमेंड कर देती है। नॉर्मली जो लिस्ट यहाँ से यूपीएससी से को जाती है वो अप्रूव ही हो जाती है। ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग ए पर्सन सर्विंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनुशासनीय कार्रवाई करनी है किसी आदमी के खिलाफ, किसी ऑफिसर के खिलाफ, तो वो सारे मैटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो ऑफिसर सर्व कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी मैटर लेना है तो उसमें क्या है, सेंश्योर करना है उसको और उसका इंक्रीमेंट या प्रमोशन रोकनी है आपने। इसके लिए रिकवरी ऑफ पेक्यूनियरी लॉसेस, अगर उसकी रिडक्शन करनी है, रैंक कम करना है उसका, या उसकी कंपल्सरी रिटायरमेंट करनी है, या उसको सर्विस से रिमूव करना है या डिसमिस करना है। दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन इज रिमूवल और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, अदर इज डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज। जब आपकी सर्विसेज टर्मिनेट होती हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई और सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन जब आप डिसमिस हो जाते हो तो आप स्टेट और इवन कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और डिपार्टमेंट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं, आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद ऑफिसर्स क्लेम करते हैं लीगल एक्सपेंसेस। कई बार लीगल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर को करने पड़ जाते हैं, लीगल एक्सपेंसेस। On any claim for reimbursement of legal expenses incurred by the civil servant defending the legal proceedings instituted against him in respect of acts done in the execution of official duty। अगर कोई ऑफिसर ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है और उस ऑफिसर के खिलाफ किसी ने ऑफिशियल ड्यूटी करने के कारण उस उसके खिलाफ बाई नेम केस कर दिया, तो क्योंकि केस ऑफ बाई नेम जा रहा है तो वो लॉयर अपने आप को डिफेंड करने के लिए लॉयर हायर करेगा। तो उस लॉयर की जो फी है या और लीगल एक्सपेंसेस हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपेंसेस हैं, उनकी रीएम्बर्समेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ पेंशन, अगर कोई आदमी क्लेम करता है कि मुझे पेंशन दी जाए, कि मैं कोई आदमी जॉब कर रहा था, ड्यूरिंग जॉब उसको इंजरी हो गई और वो डिसेबल हो गया और वो पेंशन क्लेम करनी चाहता है, तो उस केस में ऐसे जो क्लेम्स हैं उस क्लेम्स के मैटर में भी यूपीएससी जो है वो एडवाइस करती है। या कोई टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स करनी है, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स फॉर एक साल से ऊपर किसी की टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स करनी है या रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज करना है, अपॉइंटमेंट्स करना है, तो इन सभी मैटर्स के ऊपर जो यूपीएससी है ये एडवाइस करती है। इसके बाद हमारे पास ऑन एनी अदर मैटर रिलेटेड टू पर्सोनल मैनेजमेंट, पर्सोनल मैनेजमेंट का और कोई इशू है वो भी यूपीएससी के पास जा सकता है। और अब इसके अलावा हमारे पास ये जो सभी यूपीएससी के साथ जो ड्यूटीज जो ऊपर वाले हमने इतने पॉइंट्स किए हैं, ये सारे एडवाइजरी कैपेसिटी में होते हैं, ऑल ऑफ देम। ये सारे जो है एडवाइजरी कैपेसिटी में होते हैं और ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपने इसको फॉलो ही करना है। तो दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो, जो हमने ऊपर वाले सारे पॉइंट्स रेज किए हैं। तो दीज आर मियरली द रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, और ये रिकमेंडेशंस के बिना और इससे ज़्यादा इट इज़ नथिंग, दे आर जस्ट द रिकमेंडेशंस। और इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, द एडिशनल फंक्शन। तो अब हमारे पास जो हमने पहले भी बात की थी, आप यूपीएससी को एडिशनल फंक्शंस भी दी जा सकती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है या पार्लियामेंट है उसने तो ब्रॉड पॉइंट्स ले डाउन कर दिए सारे, इट इज जस्ट लेड डाउन द ब्रॉड पॉइंट्स। तो additional functions relating to the services of union can be conferred upon UPSC by parliament। तो इनके एडिशन में यूपीएससी को पार्लियामेंट जो है वो और फंक्शंस भी दे सकती है, एडिशनल फंक्शंस कन्फर कर सकती है सर्विसेज के रिलेटेड। इट कैन आल्सो प्लेस द पर्सोनल सिस्टम ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी का जो पर्सोनल सिस्टम है या किसी कॉर्पोरेट बॉडी का है या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का है विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूपीएससी।
किसी भी लोकल अथॉरिटी का, कॉरपोरेट बॉडी का या पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई स्टेक्स हैं, उनका जो पर्सोनल सिस्टम है, पर्सोनल सिस्टम पूरा, जो उनके रिक्रूटमेंट है, फिर उनकी प्रमोशंस है, डिसिप्लिनरी एक्शंस है, एटसेट्रा, ये सारे जो उनके पर्सोनल मैटर्स हैं, ये यूपीएससी को बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दिए जा सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन जो यूपीएससी की है, ये पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है कोई एक्ट बना के। द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड एंड द ऑर्डर्स इशूड बाय यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू करता है, कैन कन्फर एडिशनल पावर्स एंड फंक्शंस ऑन द यूपीएससी। जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेड एंड ऑर्डर्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है रूल्स और रेगुलेशन बना के एडिशनल फंक्शंस दे सकता है यूपीएससी को, और इसके लिए उसे पार्लियामेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन एग्जीक्यूटिव ने कोई रेजोल्यूशन लेके कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी, उसके लिए अब ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज वो यूपीएससी को असाइन कर सकते हैं बाय rules and regulations related to that organization. UPSC also performs certain functions on the basis of convention. कुछ कन्वेंशन हैं, जैसे बड़े लंबे समय से जो यूपीएससी है, ये आर्म्ड फोर्सेस का रिटन एग्जाम कंडक्ट करा रही है 1948 से, जिसको हम एनडीए या सीडीएस बोलते हैं। और इसी तरह से कुछ साइंटिस्ट या टेक्नीशियंस की जो अपॉइंटमेंट्स है, वो भी यूपीएससी करती है। और हालांकि यूपीएससी के पास एनफ जो मतलब के कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है कि वो ऐसी अपॉइंटमेंट्स कर सके। और इसके बाद यूपीएससी एनुअली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट देती है। प्रेसिडेंट जो उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है, और जब रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखता है उसमें मेमोरेंडा भी साथ में रखा जाता है। तो जो अगर एक मैं आप और बात बता दूं, जो सिलेक्शन लिस्ट होती है यूपीएससी की, ये सारी की सारी जो सिलेक्शन लिस्ट होती है, ये एक रिकमेंडेशन होती है, और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट में एक्सेप्ट और गवर्नमेंट में आल्सो रिजेक्ट द रिकमेंडेशन। गवर्नमेंट इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है और गवर्नमेंट इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो उस केस में हम ऐसे कहते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करती है, देन गवर्नमेंट विल हैव टू एक्सप्लेन इट। गवर्नमेंट को रीजन देना पड़ेगा फॉर सच नॉन एक्सेप्टेंस के पीपीएससी ने, यूपीएससी ने, पीपीएससी ने स्टेट के केस में, यूपीएससी ने सेंटर के केस में कुछ अपॉइंटमेंट्स मतलब के दी थी और वो एक्सेप्ट नहीं की गई। और जो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती है, ये यूनियन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, उसे अप्रूव करना पड़ेगा। विद द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ये होगा। यूनियन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी होती है और 5-7 और कमेटीज होती हैं, मैंने आपको करवाई हुई है वो कमेटीज। पार्लियामेंट्री कमेटी भी उसमें होती है और होम कमेटी भी, इस तरह से 2-3 और कमेटीज होती हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कमेटी भी एक होती है। तो सम अप, यूपीएससी ड्राइव्स, यूपीएससी के 4 सोर्सेज हैं जिससे वो अपनी पावर्स और फंक्शंस ड्राइव करती है। पहला तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तीसरा एग्जेक्टिव रूल्स और ऑर्डर्स है, और चौथा कन्वेंशन। और कन्वेंशन के अंडर ये सीडीएस और एनडीए का एग्जाम कंडक्ट करती है। तो इसका मतलब यूपीएससी की जो मतलब के फंक्शंस हैं, इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: एग्जीक्यूटिव, रेगुलेटरी एंड क्वाज़ी जुडिशियल। डिसिप्लिनरी मैटर में जो यूपीएससी एडवाइस करती है, दैट इज क्वाज़ी जुडिशियल। वो हमारे पास क्वाज़ी भी बोल देते हैं इसको, अमेरिकन एक्सेंट में इसको हम क्वासी जुडिशियल्स भी बोल देते हैं।
तो एक हमने इशू इससे पहले और उठाया था जिसमें वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द इशू दैट कि जो रिकमेंडेशंस हैं नॉर्मली आज तक हमने कोई ऐसा केस नहीं सुना जिसमें यूपीएससी की रिकमेंडेशंस जो हमारे पास गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने एक्सेप्ट ना की हो। नॉर्मली जो यूपीएससी के रिकमेंडेशंस होती हैं वो एक्सेप्ट हो जाती हैं। दिस इज बेसिकली ये हमारा एक बेसिक रूल है जिसको हम सभी फॉलो करते हैं। और इसके बाद जो यूपीएससी है इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं यूपीएससी की, ये हम अभी करेंगे। यूपीएससी हर एक तरह के मद के सिलेक्शंस नहीं कर सकती। उसमें यूपीएससी जैसे साइंटिस्ट की मद के सिलेक्शन करनी है तो उसमें यूपीएससी इज नॉट फुली इक्विप्ड टू मेक सच काइंड ऑफ सिलेक्शंस। यूपीएससी ऐसी मद के सिलेक्शंस नहीं कर सकती। और वैसे जो केसेस हैं उनको हम अभी एक बार वी विल स्टडी सच केसेस। Let us first have a look on these limitations। इसके ऊपर क्या है? The following matters, यूपीएससी से बाहर कुछ मैटर्स रखे हुए हैं। कौन से? जैसे रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, इस पे यूपीएससी कुछ नहीं कर सकती। जो सरकार ने एक और पॉलिसी बना दी यूपीएससी को वो फॉलो करनी पड़ेगी और यूपीएससी इसमें कंसल्ट भी नहीं की जाती। विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन, जैसे कुछ कमीशन हैं उनके चेयरमैन है या मेंबर है, ट्रिब्यूनल के चेयरमैन या मेंबर है, या हाईएस्ट डिप्लोमेटिक पोस्ट है उनकी नेचर जो होती है, या बल्क ऑफ जो हमारे पास ग्रुप सी और ग्रुप डी सर्विसेज हैं ये इसके प्रीव्यू से बाहर है। तो मतलब कि सम ऑफ द हाईएस्ट वेरी हाई लेवल सिलेक्शंस, जैसे कुछ कमेटीज के चेयरमैन हैं या उनके मेंबर्स हैं या ट्रिब्यूनल के मेंबर्स हैं, या कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो डिप्लोमेटिक इन नेचर हैं, उसमें यूपीएससी की एडवाइस नहीं ली जाती। और ग्रुप सी की काफ़ी सर्विसेज यूपीएससी के प्रीव्यू से बाहर हैं, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाती हैं। और इनके अलावा कुछ हमारे पास टेम्परेरी वैकेंसीज होती हैं और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट्स होती हैं। जो ऐसी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिनका समय 1 साल से ज़्यादा नहीं होता, तो ऐसी जो वैकेंसी या पोस्ट है इनके लिए भी हम किसी को इंक्लूड नहीं कर, मतलब कि यूपीएससी की एडवाइस नहीं लेते। प्रेसिडेंट एक्सक्लूड कर सकता है कुछ पोस्ट, सर्विसेज या मैटर यूपीएससी के प्रीव्यू से बाहर कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज पोस्ट may make regulations specifying the matter in which it shall not be necessary for UPSC to be consulted। लेकिन जो ऐसे मैटर्स हैं उनको पार्लियामेंट हाउस में रखना पड़ेगा 14 दिन के लिए। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने यूपीएससी को वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम बनाया, जैसे काक को वॉचडॉग ऑफ पब्लिक पर्स बनाया, इसी तरह से यूपीएससी को वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। इट इज कंसर्न्ड विद रिक्रूटमेंट of all India services, central services, group A and group B, advises the government, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, when consulted on promotion and disciplinary matters, जब इसको प्रमोशन या डिसिप्लिनरी मैटर्स के लिए कंसल्ट किया जाता है तो ये सरकार को एडवाइस करती है। इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज की क्लासिफिकेशन है ग्रुप ए ग्रुप बी, ये जो हमारे पे कमीशन बैठते हैं वो करते हैं। पे एंड सर्विस कंडीशन के मामले में भी इसको कंसल्ट नहीं किया जाता।
कैडर मैनेजमेंट के मामले में भी इट इज नॉट कंसल्टेड, या ट्रेनिंग के मामले में। तो दीज मैटर्स आर हैंडल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, one of the three departments of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Therefore, UPSC is the only central recruiting agency, personal agency नहीं है, personal agency हमारे पास Department of Personal Training is the central personal agency. तो ये सिर्फ हमारे पास एक प्रीडोमिनेटली रिक्रूटिंग एजेंसी है। तो यूपीएससी का रोल रिकमेंडेशन तक लिमिटेड है, इज नॉट ओनली लिमिटेड बट आल्सो रिकमेंडेशंस मेड बाय इट आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। वो बाइंडिंग नहीं होती। जो इन्होंने मेरिट लिस्ट सिविल सर्विसेज की बना के भेज दी, कोई जरूरी नहीं है कि होम मिनिस्ट्री या बाकी सारे जो मंत्रालय उसको एक्सेप्ट करके बंदों को अपॉइंट कर दें। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूपीएससी या पीपीएससी ने, अपने पीपीएससी के केसेस में तो हुआ है कि उनकी रिकमेंडेशंस चली गई और सरकार ने वो पोस्टों को विड्रॉ कर लिया और वो बंदों को ज्वाइन नहीं कराया। हिमाचल प्रदेश में 2-3 बार हुआ ऐसे। तो इन अदर वर्ड्स द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी इज टू एडवाइज एंड नॉट टू डिसाइड। ये सेंटेंस नोट कीजिए, वो केवल एडवाइस करती है, फैसला नहीं लेती। तो इट इज अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट दैट एडवाइस। जो यूनियन गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन वर्ड तो हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज दे हैव टू जस्टिफाई दैट डिस्क्रिशन। तो जस्ट इट इज अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस। फर्दर इट कैन ऑल्सो मेक रूल्स नोन एज यूपीएससी एग्जेम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशंस। यहाँ पे यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाना चाहिए, विच रेगुलेट्स द स्कोप ऑफ एडवाइजरी फंक्शंस ऑफ यूपीएससी, जो यूपीएससी के एडवाइजरी फंक्शंस के स्कोप को डिफाइन करेगी। आल्सो द इमरजेंस, और एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना है जो डिसिप्लिनरी मैटर, पर्टिकुलरली करप्शन के मैटर में एडवाइस करता है, और वो यूपीएससी से उसकी जो ड्यूटीज है वो ओवरलैप करती हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने यूपीएससी के रोल को कम कर दिया। दिस इज बिकॉज, ये नोट कीजिए, एंड इट इज वेरी टफ। जो ऑर्डिनरी बंदे हैं ना, वो यूपीएससी को रिक्रूटिंग एजेंसी मान के चलते हैं, वो यूपीएससी को प्रमोशन या डिसिप्लिनरी मैटर्स में भी यूपीएससी एडवाइजरी बॉडी है, ये बहुत कम बंदों को पता है। और करप्शन केसेस में विजिलेंस कमीशन इज ऑल्सो एन एडवाइजरी बॉडी। तो ये एक जो डिसिप्लिनरी मैटर्स के मामले में दोनों की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ओवरलैपिंग है। और उस समय पे तो बड़ी मुश्किल आ जाती है जब दोनों बॉडीज कंफ्लिक्टिंग एडवाइस दे देते हैं। लेकिन क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सीवीसी पार्लियामेंट एक्ट से बनी है, तो यूपीएससी की जो एडवाइस है दैट कैरीज मोर वेट। तो सीवीसी पहले एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था, आजकल इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस है। इसके बाद जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की सभी पोस्टों की। और इसका जो ये स्केल है ना, मिनिमम स्केल, ये समय के साथ चेंज हो चुका है। ये मतलब कि पहले होता था, नाउ द बेसिक पे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर की जो बेसिक पे है, ओल्ड स्केल में 21,600 है, और जो नए स्केल है उसमें जो मिनिमम बेसिक पे है वो अबाउट, आप बोल सकते हो कि 42,600 प्लस जो डीए वगैरह, जिसकी बेसिक पे 42,000 होती है, उसकी मिनिमम ड्राइंग सैलरी 1 लाख के पास हो जाती है। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जो है, ये सिलेक्शन करता है कुछ ग्रुप बी पोस्टों के लिए।
पर्टिकुलरली जैसे हमारे पास बीएसएफ का डीएसपी है और भी कई, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स की ग्रुप बी सर्विसेज को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो रिक्रूट करता है, और खास करके जो उनके अटैच्ड ऑफिसेज हैं या सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं इनके लिए, और उनका पे स्केल भी मेंशन कर रखा है। जो सारी नॉन टेक्निकल ग्रुप सी की पोस्टें होती हैं वो सबऑर्डिनेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की नॉन टेक्निकल ग्रुप सी की सारी वैकेंसीज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होती है। कुछ उसमें एक्सेप्शंस जरूर हैं। तो द एसएससी इज सेंट्रल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग पर्सोनल टू मिडल एंड लोअर सर्विसेज। जो मिडल या लोअर सर्विसेज को रिक्रूटमेंट है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होती है। एसएससी 1975 को एस्टेब्लिश हुई थी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने इसे रिकमेंड किया था। ओरिजिनली इसे सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन बोलते थे, लेकिन बाद में इसका नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रख दिया गया 1976 में। तो ये स्टेटस इंजॉय करती है एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अटैच्ड ऑफिस का। एसएससी का एक चेयरमैन होता है, दो उसके मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरी कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है। चेयरमैन और उसके मेंबर्स की जो टेन्योर है ये 5 साल होती है, या जब तक वो 62 साल की आयु अटेन नहीं कर लेता। रेलवेज का ऑफिस जो है अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है। पीएनडी डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डिफेंस सेक्टर, सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये सभी जो हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीव्यू से बाहर हैं। इनके अपने बोर्ड्स हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे रेलवे बोर्ड है। तो एसएससी का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है। रीजनल ऑफिसेस सारे अलग अलग मतलब के हिस्सों में है। जैसे हमारे पास बॉम्बे में कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलोर, और सब रीजनल ऑफिसेस भी हैं इसके, जैसे रायपुर या चंडीगढ़ में है। और यूपीएससी जो है वो हायर सर्विसेज के लिए, और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये मिडिल और लोअर सर्विस के लिए। और एक हमारे पास पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड होता है जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट करता है। पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। और उसके बाद हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। एंड तो अब इसमें नेक्स्ट जो हम एक पॉइंट इसमें और करेंगे, और वो मैं एक बिगिनिंग में आपको वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज जो है हमारे पास, और उसकी जो लिस्ट हमारे पास बड़ी लंबी है। ऑल इंडिया सर्विसेज, और उसके बाद वी हैव गॉट सम आर्टिकल्स रिलेटेड टू दीज सर्विसेज। ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 2-4। और फिर मैं आपको थोड़ा सा सेंट्रल सिविल सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। तो जो हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले अंग्रेज़ों ने ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज, ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज, ऐसी सारी सर्विसेज थी
एंड दैट वाज अ वेरी नाइस आइडिया। लेकिन बाद में जो काफ़ी जो सर्विसेज थी वो ड्यू टू वन और अदर रीजंस गवर्नमेंट के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद एक डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट किया गया और सिविल सर्विसेज में जो हमारे पास पर्सनल एजेंसीज की थोड़ी सी एक लिस्टिंग है वो मैं आपको एक बार देनी चाहता था। इस इशू से पहले उस लिस्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड टू दिस पार्ट एज वेल। तो उसमें हमारे पास एक तो हमने पढ़ा था कि यूपीएससी होती है। यूपीएससी का जो हम रोल जानते हैं वो उसका रिक्रूटिंग रोल जानते हैं यूपीएससी का। और लेकिन इसके दो रोल और होते हैं, प्रमोशन में एडवाइस करना, डिसिप्लिनरी मैटर में एडवाइस करना, या किसी तरह की लीगल प्रोसीडिंग के जो कंपनसेशन एरा वगैरह उसको भी ये डील करती है। ये तीन प्रीडोमिनेंट मैटर हैं। और ग्रुप ए और ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट ये करती है। स्टाफ सर्विसेज कमीशन ग्रुप सी और ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट करता है। और इसके बाद हमारे पास पब्लिक एंटरप्राइज बोर्ड है जो पब्लिक एंटरप्राइजेस में टॉप लेवल की पोजीशन, चेयरमैन, मेंबर्स या बोर्ड के डायरेक्टर्स वगैरह इनकी अपॉइंटमेंट्स में हायर लेवल की में काम आता है। एक डिसिप्लिनरी मैटर में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो पहले एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से प्रोड्यूस किया गया था, बाद में ये स्टैट्यूटरी बॉडी आ गया। इसी तरह से सीबीआई सीबीआई भी सर्विसेज मैटर में करप्शन के केसेस को डील करता है और वो भी पर्सनल डिपार्टमेंट को डील करता है। और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमारे पास होता है जिसको हम कैट बोलते हैं। और कैट के अलावा हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो ऑफिसर हैं इनकी इन सर्विस ट्रेनिंग, जैसे एंट्री में ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग, कई तरह की ट्रेनिंग्स है जो ये करवाते हैं। और इसके बाद एक हमारे पास नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में है। ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं इनकी रिक्रूटमेंट के बाद जब ये मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो उसके बाद ऑल ऑफ देम दे मूव टू मसूरी जहां पे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इसको भी नेम कर दूं, दिस इज नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, ये हमारे पास ग्रुप सी के लिए आ जाती है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी पर्सनल को ही डील करती है। और इसके बाद जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एक होती है, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। तो एक हमारे पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है जिसको हम कैट बोलते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को हम कैट राइट करते हैं, सीएटी कैट। कैट 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। कैट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1985 और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। कैट वॉज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, कैट वॉज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, कैट एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। और ये काम क्या करता है, ये जो ऑफिसर्स को स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करता है। अगर कोई डिस्प्यूट रिक्रूटमेंट का हो, केडर एलोकेशन का हो, तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसका एक चेयरमैन होता है और 16 वाइस चेयरमैन होते हैं और 49 मेंबर होते हैं। देखिए, नोट कीजिए,
1 चेयरमैन प्लस 16 वाइस चेयरमैन प्लस 49 मेंबर्स। ये एक बहुत बड़ी बॉडी होती है और इसकी जो मतलब कि इसके जो मेंबर्स हैं ये ज़्यादातर या तो जजेस होते हैं, जजेस, या फिर उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस आप मान लीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से ये लिए जाते हैं। और दे आर नॉट बाउंड बाय सिविल प्रोसीजर कोड, ये सीपीसी से बाउंड नहीं होते हैं, ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और ये ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, ये इन सभी को डील करते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट हम लेक्चर का यहीं ख़त्म करते हैं।